जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अकबर एस बाबर कौन है? आपने नाम तो बहुत सुना होगा, आप बहुत सी मालूमात भी उनके बारे में रखते होंगे, लेकिन बतौर सहाफ़ी मैं उनको किस तरह से जानता हूँ, कितना जानता हूँ और उनकी शख्सियत के बारे में मेरी क्या राय रही है अपने पूरे जर्नलिस्टिक कैरियर में, मैं उस हवाले से कुछ बातें शवाहिद की रोशनी में आपके सामने रखूँगा। ये मेरे आज के प्रोग्राम का मौज़ू है। अकबर एस बाबर बुनियादी तौर पे पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी पीटीआई से नाराज़गी हुई, अकाउंट्स और फाइनेंस का शोबा देखते थे। ये वो बातें जो आप सब लोग जानते हैं। और उनको कुछ चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, निकलने की वजह और थी। जो जब वो निकल गए तो उन्होंने अब ये फ़ैसला किया कि अब इमरान खान को जवाब देना है इस बात का, जो हमारे माशरे का एक ट्रेडमार्क है, एक निशानी है, एक हमारा ख़ासा है कि हम बुग़्ज़ रखते हैं और फिक्स करना चाहते हैं अपने हर ऐसे शख्स को जो जिससे हमारा इख्तलाफ हो। तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो फिर वो जो उनको उनके नोटिस में बातें थी कि जी फ़लाँ जो फंडिंग आई थी उसमें फ़लाँ जो रूल है वो पूरा नहीं हुआ था, फ़लाँ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी, या फ़लाँ ये चीज़ इस तरह से करनी थी, इस तरह से नहीं सी हुई। वो साफ ज़ाहिर है कोई भी अकाउंटेंट आप बिठा दें, किसी भी दुनिया के किसी भी शख्स का उसको दिखा दें, जो भी उसका फ़ाइनेंशियल का मामलात हैं, तो वो उसमें से 50 कीड़े निकाल देगा। तो उसको बुनियाद बना के उन्होंने एक केस किया जो बड़ा लंबा अरसा चलता रहा। और साफ ज़ाहिर है कि जो फाइनेंसिस के मामलात थे वो पीटीआई के जितने भी प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाई किए, उनको अगर आप सामने रख भी लें तो बाकी तमाम जमातों से वो बेहतरीन निज़ाम था। ये साबित हुआ वक़्त से, डॉक्यूमेंट से, हर हवाले से। अकबर एस बाबर साहब और ये बात अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, और ये बात भी शवाहिद और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डिजिटल एविडेंस से साबित है कि पिछले 10 सालों में मैं कोई अपनी तारीफ में बात नहीं कर रहा, ना ही अपने खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत काम किया पीटीआई के हवाले से। मैंने बीसियों खबरें जो हैं वो इन्वेस्टिगेट की और रिपोर्ट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के बारे में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बारे में, जो मैक्सिमम उनके खिलाफ थी, उनके रोल को क्वेश्चन कर रही थी, उनकी बातों को क्वेश्चन कर रही थी, उनके कंडक्ट को क्वेश्चन कर रही थी। ये मेरा काम था। हर तरह के मामले को इन्वेस्टिगेट किया, हर तरह के मामले को रिपोर्ट किया, लेकिन डिजिटल एविडेंस पड़ा हुआ है, पूरी आर्काइव पड़ी है दी न्यूज़ अखबार की जिसके साथ मैं मुंसलिक था, और जो हमने काम किया फैक्ट फोकस पे। मैंने कभी जो फंडिंग वाला मामला था, जो ये वाला केस था, कभी इसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया। क्या मैंने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया? नहीं, मैंने बिल्कुल किया, और मैंने इसलिए रिपोर्ट नहीं किया कि उसमें कोई चीज़ ही नहीं थी। ज़रा वो फजूल बात कर रहे थे, बुग़्ज़ में, गुस्से में बात कर रहे थे, और उनको रिपोर्ट भी उन्हीं लोगों ने किया जो साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान के खिलाफ रिपोर्टिंग मैंने भी की। मैंने भी बहुत सख्त बातें की उनके बारे में, लेकिन क्या सख्त बातें करने या किसी का खिलाफ व्यूज़ के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके खिलाफ होने का मतलब ये होता है कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मैंने कभी भी रिपोर्टिंग नहीं की, और मैंने सैकड़ों, आप कह सकते हैं बीसियों भी नहीं, सैकड़ों रिपोर्ट्स की हैं। कभी भी इस हवाले से एक लफ्ज़ भी जो है वो मैंने खबर की सूरत में कभी रिपोर्ट नहीं किया। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी बहुत सारी वजह थी। एक तो मैंने आपको बता दी कि वो बात ही झूठ कर रहे थे, सिर्फ बुग़्ज़ था उनका, और वो उस चीज़ को निकालना चाह रहे थे। उनमें वो काबिलियत, वो सलाहियत नहीं थी कि वो एक सियासी जमात का, वैसे उनमें काबिलियत और सलाहियत यकीनन होगी इंडिविजुअल के तौर पे, एक सोसाइटी के मेंबर के तौर पे, पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से वो, अब वो देख भी रहे होंगे कि उनमें वो कोई भी इस तरह का कोई कैलिबर नहीं था, कोई विजन नहीं था उनका कि वो उसको लेके चल सकते। और जो लोग उनकी तारीफों में बात करते थे, नहीं नहीं यही वाली बात है जी, ये फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है और ये लेके आए हैं सामने, साफ ज़रा उनके पॉलिटिकल मफाद होते थे। आज के दिन वो लोग इस नुक्ते और इस दलील से भी गलत साबित होते हैं कि अगर वो मसला था तो वो मसला, तो केस का फैसला हो गया, केस खत्म हो गया। तो आज वो हर रोज एक नया मामला लेके पीटीआई को और इमरान खान को अटैक करने आते हैं। तो ये दलील साबित करती है कि उनका मामला सिर्फ वो वाला नहीं था, वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। और वो दुश्मनी क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। बहुत सारे वाक़यात लेकिन एक अहम वाक़या और तमाम चीज़ें उस हवाले से मौजूद, और वो वाक़या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद लोगों को शायद बात पसंद ना आए, लेकिन बात चूँकि फैक्ट्स पे मबनी है तो उनको ज़रूर सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि सच अगर वक़्त पे रिपोर्ट किया जाए तो वो कभी आपके काम भी आ जाता है, चाहे वो उस वक़्त आपके खिलाफ जा रहा हो। ये अप्रैल 2016 की बात है
कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आईसीआईजे ने पनामा पेपर्स को रिपोर्ट किया, जिसमें उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद के हवाले से जिक्र था और बहुत सारे लोगों का जिक्र था। तो उसमें ऑफशोर कंपनियों की बुनियादी तौर पे बात थी। वो एक डेटाबेस थी एक लॉ फर्म की, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती थी ऐसे लोगों को जो ऑफशोर कंपनी बनाना चाहते हैं। तो साफ ज़ाहिर है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे और वो रिकॉर्ड लीक हो गया और उस रिकॉर्ड में सर्च वगैरह करके दुनिया भर के रिपोर्टर्स ने अपने अपने मुल्कों के हवाले से रिपोर्टिंग की। पाकिस्तान से आप जानते हैं ये रिपोर्टिंग पाकिस्तान के मायनाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा ने की। अब इसमें बहुत सारे लोगों का नाम था, बहुत सारे लोगों की चीज़ थी। और पाकिस्तान में जो इमरान खान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जहांगीर तरीन उनके साथ मेन लोगों में होते थे, इन्होंने एक नेशनल लेवल एक मूवमेंट स्टार्ट की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ कि ये जी ऑफशोर कंपनी बनाई इसलिए जाती है कि आपने चोरी करनी हो या चोरी का पैसा छुपाना हो। अब ये बात इस तरह से नहीं थी, ये बात आज सब लोग समझ चुके हैं कि ऑफशोर कंपनी, जो भी शख्स बाहर कोई जाता है या उसको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, तो मतलब प्रॉपर्टी खरीदने से मुराद यही है कि बंदा बाहर जाता है तो कई आधा अपार्टमेंट ले लेता है। ये नहीं कि वहाँ पे अपार्टमेंट्स ले लेता है और कारोबारों की और दुनिया भर के ममालिक में जायदादों की एक मतलब एक पूरा पोर्टफोलियो बना लेता है, वो बात नहीं कर रहा। एक आधी प्रॉपर्टी भी लेनी हो तो उसकी मैनेजमेंट के लिए भी आप ऑफशोर कंपनी बना लेते हैं। लेकिन उस वक्त नैरेटिव ये बनाया गया कि ये ऑफशोर कंपनी तो बनाना ही जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने जो है, मुझे एक दोस्त ने, बड़े काबिल एहतराम और बड़े अच्छे दोस्त हैं यूके में, उन्होंने मुझे गाइड किया एक हवाले से कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में, मैं आपको पूरी उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ खबर की, जिस खबर का तज़किरा करने जा रहा हूँ, कि मुझे उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने अपने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि अपनी बनी गाला की जो प्रॉपर्टी है उसकी एडजस्टमेंट्स के हवाले से, कि जब उन्होंने अपना लंदन अपार्टमेंट बेचा तो बेच के इतनी रकम वो लेके आए। अभी चूंकि वो साहब यूके में रहते थे, जो मेरे दोस्त हैं, नाम मैंने इसलिए नहीं ले रहा कि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली हुई, तो वो मुझे बता रहे थे वैसे गपशप में, जिस तरह दोस्तों में गपशप होती है। तो उन्होंने कहा कि यार ये कह रहे हैं, इसी एक बयान के अंदर इन्होंने कहा था कि जी इतने का बेचा, और इस बयान में कह रहे हैं कि इतने पैसे ये पाकिस्तान लेके आए। तो वो मुझे बता रहे थे वहाँ का सिस्टम यूके का कि यार ये मुमकिन नहीं है कि ये जो इतने पे का बिका तो इतने पैसे ये लेके आ गए, इस पे तो टैक्स पड़ता है और ये कैपिटल गेन टैक्स होता है और चंद टैक्सेस होते हैं, तो ये पैसे थोड़े से कम बनेंगे। एक ही सूरत में मुमकिन है इतने पैसे लेके आना कि अगर ये पूरी जो इन्वेस्टमेंट या जो ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट थी ये एक ऑफशोर एंटिटी के जरिए, एक ऑफशोर कंपनी के जरिए हो रही हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो उन्होंने कहा आप चेक करो। मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे की वो भी आपके सामने मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से की कि हमने यूके के अंदर, अगर आपको प्रॉपर्टी का पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स देखने का जो तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, मैं साथ साथ कोशिश करूंगा आइंदा भी कि जो भी हमारा तरीकाकार है इन्वेस्टिगेशन का, कंपनियों के पीछे लोगों को पता चलाने का, प्रॉपर्टी के पीछे लोगों को पता चलाने का, वो एक्सप्लेन करता रहूं ताकि जो भी लोग दिलचस्पी रखते हो वो ज़रूर ये काम करें। तो यूके के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस अलॉन्ग विद द जिप कोड, पोस्टल कोड, तो जो यूके लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन तमाम मालूमात आपको प्रोवाइड करते हैं। 2-3 पाउंड कोई फीस लेते हैं, एक अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, वो आपको सारा कुछ, आप गूगल पे जाएं तो बड़ा इजीली ये सारा सर्च कर सकते हैं, तो वहां से पता लग सकता है। और हिस्टोरिकल ओनरशिप का भी पता लग जाता है। 2006 से ऑनवर्ड जो भी होगा वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। 2006 से पहले का होगा तो वो आपको फिजिकली उनके ऑफिस में जाके लंदन में अप्लाई करना पड़ेगा। फोन के ऊपर आपको वो उसी वक्त बता देते हैं, लेकिन अगर आपको कागज चाहिए तो वो 2-3 दिन में आपको कागज भी दे देते हैं। ये तरीकाकार होता है। तो यूके में साफ ज़ाहिर है कि अगर आप खुद नहीं जा सकते तो कोई भी दोस्त आपका जो हर पाकिस्तान में जो भी शख्स काम करता है, तो यूके में बहुत सारे लोग जानने वाले होते हैं, तो एक दफ़ा उनके ऑफिस जाना होता है, वो अप्लाई करके मिल जाता है आपको। अच्छा, अब पहला मरला था कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या था इमरान खान का उस अपार्टमेंट का। तो चूंकि इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा हुआ था और इलेक्शन जो था उस इलेक्शन में इमरान खान साहब ने उससे पहले 2002 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने बाकायदा उसका एड्रेस लिखा था।
तो सबसे पहला मरला ये था कि जो भी नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं किसी भी पॉलिटिशियन के किसी भी इलेक्शन के हवाले से, अगर इलेक्शन कमीशन वाले जब वहाँ पे आईएसआई के परवरदा लोग बैठे हों तो वो एतराज़ करते हैं, लेकिन ये एक लीगल राइट है किसी भी शहरी का कि वो जाके वहाँ पे अप्लाई करके एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है वो फिल करके, और वो एक फीस होती है 5-10 रुपये पर पेज, वो दे के तो वो हासिल कर सकता है वो डॉक्यूमेंट, उसके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं। तो वो हमारे पास नहीं थे, वो हमने बकायदा अप्लाई किया, बकायदा हासिल किए, उसके ऊपर एड्रेस दिया हुआ था, उस एड्रेस के हवाले से हम लैंड रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में गए। तो वो चूंकि ये बेच चुके थे 2003 में, 2 में या 3 में, तो 2006 से बाद का रिकॉर्ड अवेलेबल था, ओनरशिप अवेलेबल थी, पहले की नहीं थी। अब उसके लिए फिर वहाँ पे फिजिकली बंदा भेजना पड़ा, और वहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन फ़ोन के ऊपर कंफर्म कर दी गई, और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए कि जो वो प्रॉपर्टी थी वो एक जर्सी सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी, जो कि ऑफशोर कंपनी जो थी, नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम पे जर्सी आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी थी। तो वो एक वो कंपनी ऑन करती थी। तो साफ जाहिर है कि ये उनकी बात का तजाद था, इमरान खान की उस वक्त बात का। उनको ये बात जो उन्होंने नैरेटिव बनाया था कि तमाम ऑफशोर कंपनियां गलत होती हैं, तो ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, एक छोटी मोटी स्टोरी थी मेरी जो मैंने की इस सारे प्रोसेस से गुजर के, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब इसमें मुझे किसी शख्स ने बताया ऐसे डिस्कशन में कि यार अकबर एस बाबर से भी जब हमने फ़ोन पे कंफर्म कर लिया तो हमें अभी वो डॉक्यूमेंट जो है वो मिलना था 1-2 दिन बाद। तो मुझे किसी ने बताया कि जी ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ये मेंटेन करते थे अकाउंटेंट से ना अकबर एस बाबर, तो इनके पास भी तमाम तफसीलात मौजूद होंगी प्रॉपर्टी की, कागज़ उनको पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। नहीं तो वो इमरान खान के बारे में तो कोई भी बात आए तो वो ठक करके मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, और यहां से आपको अकबर एस बाबर कौन है ये समझ आ जाएगी। तो आप उनसे भी चेक कर लें एक दफा, डबल वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो मैं इनके पास गया और इनको सारी बात बता दी जो मैंने आपको बताई है। ये बात है E11 इस्लामाबाद की। E11 एक सेक्टर है इस्लामाबाद का। मैं इनके घर में बैठा था अकबर एस बाबर साहब के, और ये उठ के कहीं गए और थोड़ी देर बाद वापस आए। तो इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, आपको बताऊंगा। तो मैं जैसे ही कोई चीज़ मिलती है बताऊंगा आपको, अब बेफिक्र हो जाए। मैं वहाँ से उठ के आ गया। मुझे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए। अब स्टोरी करने में, लिखने में टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज ये नहीं होती ठका ठक ठक करके आगे वो कर दिया। मैं इसी दौरान इन्हीं दिनों में अपने ऑफिस आया, तो मेरे एक सीनियर कोलीग, बड़े काबिल एहतराम कोलीग, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया जो मेरे उस अदारे जिससे मैं वाबस्ता था उसकी एक सीनियर शख्सियत की तरफ से मेरे एक कोलीग को मैसेज आया हुआ था, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा ये आपके पास कैसे आया? उनको पता था मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि जी अदारे के फलां सीनियर शख्सियत ने मुझे भेजी है। तो उनको कैसे पता लगा, उनको उन तक कैसे पाते? उन्होंने बता दिया कि उनकी बात हुई है और उनको अकबर एस बाबर ने भेजी है। मैं बड़ा हैरान कि मैं इस बंदे के पास गया हूँ, इसको किसी बात का पता नहीं था, इससे सारी मेरी बात पूछी, मेरे से सवाल पूछे, उठा, कुछ चेक करके आया, फिर मुझे कहा बाद में मेरे से बात ही नहीं की इसने। मैंने अकबर एस बाबर को कॉल की और घर आने का वक्त मांगा और घर चला गया। जब मैं इनके पास घर जाके इनके ड्राइंग रूम में बैठा अकबर एस बाबर के, ये 2016 की बात है, तो पता नहीं ये ड्रंक थे या क्या था। तो बहरहाल ये मुझे कहते हैं बड़े गुरूर और फ़ख्र में, और मुझे खबर है वैसे मैं नाचीज़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, गुरूर और फ़ख्र से अल्लाह ताला बचाए हर इंसान को। मुझे कहते हैं "ओ, तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारी चीज़ नहीं है, तुम खामोश हो जाओ। मैंने मियाँ साहब को बता दिया है, और तुम्हारे अदारे में भी जहाँ पहुँचानी थी पहुँचा दी है। अच्छा, मैंने कहा क्या चीज़ पहुँचा दी है? इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, वो जो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, मियाँ साहब तक। मैं कहा मियाँ साहब कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैं बड़ा हैरान, और मैंने कहा कोई शख्स कितना बददियानत हो सकता है? मैं अब गलीज, घटिया या इस तरह की बातें वो करूं तो वो मुझे जेब नहीं देती। एक प्रोफेशनल, और बहुत सारी गंदी गालियां निकाली जा सकती है ऐसे मौके के ऊपर, जिनमें से कुछ मैंने वैसे वहां बैठे निकाली। और कोई भी ज़रा सा बाइज्जत शख्स होता तो उसी वक्त पुलिस को बुला लेता, जो मैंने इनके ड्राइंग रूम में बैठ के इनको बातें की, और फिर मैं उठ के वहाँ से आ गया। और साफ ज़रा ये इनके दिल में चोर था, झूठे थे, इसलिए ये आगे से कोई बात नहीं कर सके।
ये मैंने और ये इन्होंने उसी वक़्त वाक़यातन पीएमएलएन की लीडरशिप को नवाज़ शरीफ तक ये बात पहुँचाई, जो कि साबित करता है इनका उस वक़्त भी उसी तरह राब्ता था। हालाँकि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और अपने मामला चला रहे थे, लेकिन साफ ज़ाहिर है पूरी तरह जो कैंपेन चल रही थी उसमें इमरान खान का जो एक खौफ था वो उस वक़्त भी उनको मालूम था कि ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल थ्रेट है, तो वो उनको कंटेन रखने के लिए अकबर एस बाबर को भी साथ-साथ लेके चल रहे थे। साफ ज़ाहिर है मुझे इस चीज़ का उस वक़्त से इल्म है। और इनकी बदयांती की इंतहा देखें कि इन्होंने एक उधर पहुंचाई और दूसरी तरफ साफ ज़ाहिर है कि जिस अदालत में मैं बसता था उसकी एक अहम शख्सियत को पहुंचाई कि जी ये आप कर लें हैंडल, और ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन और ये और वो। खैर मुझे चूंकि वक्त पे पता लग गया, मेरे उन साथी का शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ वो शेयर किया, तो हमने उसको कंटेन किया फैलने से पहले। साफ ज़ाहिर है कि एक सहाफ़ी की, जो लोग सहाफ़त को समझते हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को, एक सहाफ़ी के लिए सब कुछ उसकी खबर होती है, उसकी एक्सक्लूसिविटी, उसकी मेहनत, उसका सब कुछ। तो इस शख्स के पास मैं सिर्फ शेयर करने गया, इसने नवाज शरीफ तक वो बात पहुंचा दी और मुझे खुद बताया अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, और उन्हें पता है कि ये सारी बात जो है ये साबित की जा सकती है। और आप हैरान होंगे ये बात देख के कि मैं इनके लिए अगर कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो वो ये है कि ये इंतहाई बददियानत शख्स है। और मुझे अपने उन दोस्तों पे बड़ा अफसोस होता था जिनको इस सारी बात का पता है, और उसके बावजूद वो अकबर एस बाबर, जो भी मेरा हमेशा से कसूल रहा, मैं कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बासूल बंदा नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे किसी बंदे का पता लग जाए ना कि ये बददियानत है, मैं दोबारा उस शख्स से राब्ता नहीं रखता, मैं उससे ताल्लुक़ नहीं रखता, उसकी कभी किसी बात को कोट नहीं करता, उसकी किसी बात को मिसाल या नज़ीर नहीं बनाता। यही वो साहब थे। ये बड़ा करते रहे, फॉरेन फंडिंग और ये और वो और ये सारा कुछ। मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी खबर एक की हुई है वो सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने की थी। ये जो यहूदी देते हैं फंडिंग और ये वो, उन्होंने लिखा था इसके ऊपर कि ये, बाकी इख्तलाफ अपनी जगह से इमरान खान थे, उनकी पॉलिसीज थे, तो उन्होंने लिखा था कि ये सारी फजूल और बकवासियत वाली बात है कि फ़लानी फंडिंग और फ़लानी फंडिंग। और साफ ज़रा एक प्रोपेगेंडा टूल होता है ये सही का। जिस भी किसी अच्छे सहाफ़ी ने की खबर कभी इसके ऊपर, तो उन्होंने इसको रद्द ही किया। तो ये वाले मामलात थे। ये अकबर एस बाबर की शख्सियत है। और वो बेचारे साफ ज़ाहिर है कि जिस तरह वो अब फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, और जिस तरह जो चीज़ें वो पीटीआई के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, नून लीग के हक़ के लिए कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, ये उनका काम है। इसके अलावा वो बेचारे क्या करें। तो अफसोस होता है इस तरह के करैक्टर्स को, जो फेक न्यूज़ पेडलर्स हैं, जो मीडिया के अंदर इस वक्त फेक न्यूज़ पेडलर्स हैं, वो अकबर एस बाबर को जगह देंगे, क्योंकि उन्हें देनी है। फेक न्यूज़ बनाना और उसको प्रोपेगेट करना फेक न्यूज़ पेडलर्स का काम होता है। वो इस्तेमाल होते हैं रियासत के लिए, रियासी मशीनरी के लिए, और झूठ फैलाते हैं, लोगों तक झूठ फैलाते हैं। मतलब आप इस बात को यूं कह के मैं कंक्लूड करता हूं अपनी गुफ्तगू को, कि यही वाली बात जो है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर शाह महमूद कुरैशी हो, अगर शफकत महमूद हो, अगर कोई भी असद कैसर हो, कोई भी शख्स पीटीआई का सामने आके कहे कि मैंने इलेक्शन लड़ना था, मुझे नहीं लड़ने दिया चेयरमैन का इलेक्शन, पीटीआई के मेंबर हैं, वो पीटीआई के बकायदा रुकन हैं, तो ये एक खबर बनती है ना। चाहे आप इमरान खान के हक हों या खिलाफ हों, खबर होती है, तो ये खबर बनती है। तो फिर मीडिया खबर दे तो वो कह सकते हैं अकबर बाबर से आप बात कर रहे हैं यार, जो पीटीआई का नॉन मुखालिफ है, और सिर्फ इसलिए कि उसको एस्टेब्लिशमेंट आगे ला रही है, किसको आगे करना है, खड़ा करने। फेक न्यूज़ पैडलर ना बने, खुदा के लिए खबर दें। इमरान खान के खिलाफ जितनी खबरें देनी है दें, झूठी खबर ना दें, बस सच के ऊपर कायम रहें। तोशाखाना की खबर देनी है ना आपने, इमरान खान ने घड़ी ली तो बेची, तो आप बताएं कि कुलसूम नवाज 12 करोड़ के तोहफे लिए कुलसूम नवाज साहबा ने उस वक्त लिए, जबकि पॉलिसी, तोशाखाना पॉलिसी का तब्दील होना ड्यू था। सिर्फ ये बात कह दें तो आपका सच जो है वो लोग मानेंगे कि आप ये बात भी कर रहे हैं कि 8 करोड़ की घड़ी ली, तो आप ये भी बता रहे हैं 12 करोड़ के तोहफे लिए। इतनी सी बात है। और अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास सबूत क्या है कि 12 करोड़ के लिए, तो आप कहें शहबाज शरीफ साहब ने लिस्ट जारी की थी तोशाखाना के तोहफ की, उसके अंदर लिखा हुआ है। शहबाज शरीफ अगर लिस्ट दे रहे हैं, उससे ज़्यादा मोतबर चीज़ तो कोई नहीं होगी। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है।